पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ तक का पोर्शन पढ़ चुके थे। और आज हम लोग को स्क्रीन पर एक नया टॉपिक दिखाई दे रहा है। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या निकलता है? स्पेक्ट्रम इज द बैंड ऑफ रेडिएशन, यानी कि अलग अलग कलर, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन को अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करते हैं, देन दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज करते हैं एक सीक्वेंस में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। विजिबल लाइट को उसके जो कंपोनेंट हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनको अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के अनुसार से अरेंज करते हैं एक पैटर्न में, तो उसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ये आपके एनसीईआरटी बुक का दिया हुआ पिक्चर है। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया। देखो यहाँ पर किस तरीके का क्या सीक्वेंस है। जो यहाँ ये वेवलेंथ दिया हुआ है, इस तरफ से उधर की तरफ में बढ़ते हैं तब गामा रे के बाद एक्सरे, यूवी रे, और यहाँ एक छोटा सा जो लाइन दिख रहा है कलरफुल, ये विजिबल लाइट है, उसको एक्सपैंड करके यहाँ दिखाया गया। ये है इंफ्रारेड, ये माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, लॉन्ग रेडियो वेव है। यहाँ देखो ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऊपर में फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जरा वैल्यू को ध्यान से देखना। यहाँ पर ये वैल्यू दिया हुआ है 10 to the power -16, -14, -12, -10, इस तरीके से आगे की तरफ में बढ़ रहा है। -2, 10 to the power 0, 2, 4, 6, 8। तो बताओ, तो यहाँ पर ये वेवलेंथ का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ में जा रहा है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब वेवलेंथ का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। ऊपर में देखो, यहाँ 10 to the power 24 था, 22 है, 20 है, 18 है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। तो अगर तुमसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, the electromagnetic spectrum is the group of electromagnetic radiation arranged in increasing order of their wavelength or in decreasing order of their frequency। उसके अनुसार से अरेंज करते हैं, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। पूरे पार्ट को आप याद नहीं रख सकते हो, लेकिन एक अंदाज लग सकता है कि ये विजिबल है। इस विजिबल में वायलेट से लेकर के यहाँ रेड तक होता है। 7 कंपोनेंट हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। अब रेड से जिसका ज्यादा हो गया वो इंफ्रारेड, और वायलेट से जिसका कम होता है उन्हें कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट। ये अल्ट्रा वायलेट हुआ। अल्ट्रा वायलेट से कम वेवलेंथ होता है एक्सरे का, और एक्सरे से कम होता है किसका? गामा रे का। थोड़ा सा याद करो, E = हम लोग फार्मूला पढ़े थे hc/λ। यहीं पर गेस करो, एनर्जी और लेमडा एक दूसरे का क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब हम लोग लेफ्ट साइड में बढ़ रहे हैं तो वेवलेंथ घट रहा है, इसका मतलब एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। तो विजिबल लाइट से ज्यादा एनर्जी हो गया अल्ट्रावायलेट का, अल्ट्रावायलेट से ज्यादा एनर्जी हो गया एक्सरे का, और एक्सरे से ज्यादा एनर्जी किसका हो गया? गामा रे का। जबकि इस तरफ में बढ़ते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, तो एनर्जी का वैल्यू घटेगा। विजिबल से कम एनर्जी होगा किसका? इंफ्रारेड। उससे कम होगा किसका? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बाद में फिर रेडियो वेव। ये वाला पार्ट ध्यान रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन तुमको मिलेगा आगे। रेडियो वेव का वैल्यू 10 to the power 0 से लेकर के 10 to the power 3 के अप्रॉक्स तक है। 10 to the power 0 कहने का मतलब 1, तो 1 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक का अगर वेवलेंथ है तो वो रेडियो वेव में आएगा। 1000 मीटर से अगर ज्यादा वेवलेंथ है तब वो चला जाएगा तुम्हारा लॉन्ग रेडियो वेव में, और 1000 मीटर से कम है तो वो माइक्रोवेव में, इंफ्रारेड में। और इनका याद रखोगे आप, ये 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक होता है, जिसे हम देख पाते हैं। ये विजिबल लाइट का होता है। बस इतने ही रेंज को हम लोग देख पाते हैं। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखो ना, इसका सिर्फ ये छोटा सा एक पार्ट है जिसे हम लोग देखते हैं। इसके अलावा बाकी हमारे लिए इनविजिबल है। इंफ्रारेड निकल रहा है, उसको हम नहीं देख पाते। हम लोग कैमरा, ये रिमोट यूज करते हैं, तो रिमोट इस्तेमाल करते हैं कैमरे को हैंडल करने के लिए, टीवी को हैंडल करने के लिए, लेकिन इससे जो निकलने वाला रेडिएशंस है वो हमें नहीं दिखाई देता है। ये इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट कर रहा है, लेकिन ये जो कैमरा लगा हुआ है वो इस इंफ्रारेड को भी पकड़ लेता है।
कभी तुम कोशिश करना टीवी का रिमोट जो है वो कैमरे के सामने में दबाना रिमोट को, तो तुमको वो चमकता हुआ दिखाई देगा, वो पकड़ लेता है इंफ्रारेड रेडिएशंस को भी। लेकिन हमारे आंख का लिमिटेशन है कि बाकी ये सब हमारे लिए इनविजिबल है। एक्सरे ये भी इनविजिबल रे है। कभी एक्सरे कराने के लिए जाओगे तो खट खट करेगा वो, और ऑपरेटर है बोलेगा कि चलिए हो गया आपका एक्सरे। आप इंतजार ही करते रहोगे, कुछ लाइट जैसा निकलेगा जो हमको पता चले कि जैसे कैमरा में फोटो खींचता है तो फ्लैश आता है, वैसा कुछ दिखाई दे, लेकिन वैसा कुछ दिखाई नहीं देगा, वहां पर वो नहीं होगा क्योंकि इनविजिबल है। गामा रे कार्टून वगैरह में देखते होगे, कुछ स्टोरी वगैरह में तुमको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में गन वगैरह जो है वहां पर गामा रे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इमेजिन करो कि अगर ये ऐसा रहा तो कितना खतरनाक हो जाएगा। यहां से आपको टारगेट करके यहां पुश किया, ये गामा रे निकला, इसका एनर्जी बहुत ज्यादा, ये जैसे ही आपके बॉडी को पार करेगा पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाएगा, हार्ट लंग्स जो उसके सामने में है उसको छेद करके निकल जाएगा। लेकिन ये जो निकलने वाला रेडिएशन है ये आप देख नहीं पा रहे हैं। तो सोच के देखो कि कितना ज्यादा हार्मफुल हो गया। आपसे सामने में वो बात कर भी रहा है, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है कि यहां से बटन दबाया और आप खड़े खड़े जो है लुढ़ गए। वो गामा रे के लिए हुआ, उसका एनर्जी ज्यादा है वहां पर। अब इनको हम लोग अपने काम के लायक जो लिख लेते हैं। तो टॉपिक लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिखे द अरेंजमेंट ऑफ electromagnetic radiation, the arrangement of electromagnetic radiation in increasing order of their wavelength, in increasing order of their wavelength or decreasing order of frequency, is called electromagnetic spectrum, electromagnetic spectrum। एक रफ आइडिया अगर ले हम लोग तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कौन कौन सा कंपोनेंट हो गया। तो यहां गामा रे के बाद में फिर कौन सा रे आ गया था, एक्सरे के बाद में फिर क्या था, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे। इसके बीच में कौन सा था, विजिबल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी कि ये आ गया। इसके बाद में फिर कौन सा पार्ट आ गया था, इंफ्रारेड। के बाद में क्या आ गया था, माइक्रोवेव के बाद में फिर क्या आया था, रेडियो वेव। और रेडियो वेव के बाद में क्या आया था, फार रेडियो वेव। देखो यही सीक्वेंस था यहां पर। लॉन्ग रेडियो वेव भी कहा गया है फार रेडियो वेव को। इस पैटर्न पर ये आता है। और यहां से यहां जब हम लोग इंक्रीज करते हैं, इधर बढ़ते हैं, तो यहां इस तरफ शिफ्ट करने पर वेवलेंथ का वैल्यू इंक्रीज कर रहा होता है, इंक्रीजेस। और इस साइड से इस साइड अगर बढ़ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ये क्या हो रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है, डिक्रीजेस। एनर्जी इज इक्वल टू फार्मूला है एच न्यू, या इसी को हम लोग लिखते हैं एच सी बाई लेमडा। इसका मतलब ये निकला कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी का, लेकिन इनवर्सली होगा किसका, लेमडा का। तो इस तरफ में जाने के बाद में वेवलेंथ बढ़ रहा है, इसका मतलब एनर्जी का वैल्यू कम होगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका आ गया, गामा रे का, एक्सरे का। इन सब का एनर्जी वैल्यू जो हो ज्यादा है। एक्सरे के लिए कहा जाता है कि एक्सरे कोई फोटो खिंचाने के जैसा नहीं है, एक्सरे का एनर्जी ज्यादा है, आपके सेल को डिस्ट्रॉय करता है। तो जितनी बार में आप एक्सरे के कांटेक्ट में आएंगे उतना सेल आपका डैमेज करेगा। तो देखा जाता है कि डॉक्टर को अगर पता नहीं चल रहा है तो वो देखते हैं कि हाँ इस बीमारी का पता करना ज्यादा जरूरी है कुछ सेल के डैमेज होने के रिस्पेक्ट में, तो अब वो एक्सरे कराते हैं।
ऐसा नहीं कि आज मन किया तो आज फिर जाकर के एक्सरे करा लिए, फिर कल एक्सरे जाकर के करा लिए। इवन और अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सभी देखते होगे तो वहां पर तो सीधा सीधा लिखा हुआ रहता है कि आपको इसके कांटेक्ट में आने से बचना है, एमआरआई के कांटेक्ट में आने से बचना है। रेडिएशन में वहां जो हैंडल करने वाले लोग होते हैं वह स्पेशल कपड़ा पहने हुए रहते हैं ताकि उस रेडिएशन से जो है वो उनके बॉडी को बचाया जा सके। तो आप भी ये वाला पार्ट जो है नोट कर लीजिए। ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कंसेप्ट का जरूरत पड़ा है। देखिए क्या बता रहा है, जो यहाँ कर रहा है, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ए फ्रीक्वेंसी ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज। यानी कि इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है, ये रेडियो स्टेशन है, वहां से जो रेडिएशन इमिट किया जा रहा है उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। आगे आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ, आपको इसका वेवलेंथ निकालना है ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय ट्रांसमीटर विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग। और फिर आपको यह बताना है ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस वाले पार्ट से बिलोंग करेगा, यानी आईआर से बिलोंग करेगा, एक्सरे से बिलोंग करेगा, रेडियो वेव से बिलोंग करेगा या लॉन्ग रेडियो वेव से। तो ये तो पता चलेगा कि वेवलेंथ कितना आ रहा है। देखो अगर वेवलेंथ 10⁻0 से 10⁻3 के बीच में आ रहा हो तब वो रेडियो वेव का होगा। 1000 मीटर से बड़ा अगर वेवलेंथ आ गया तब वो लॉन्ग रेडियो वेव में चला जाएगा। अगर इस तरफ में चला जाएगा माइनस में तो बाकी का वो माइक्रोवेव ये सभी हो सकता है। देखते हैं क्या पार्ट दिया हुआ है, कैसे बनेगा। जो आप थोड़ा यहाँ हेल्प करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है 1368 किलो हर्ट्ज। अब इसे हम लोग लिखेंगे हर्ट्ज में तो 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज लिखा जा सकता है, और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो 1.368 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। और निकालना किसका वैल्यू है, लेमडा का। हम लोग पहले पढ़े हैं न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। बताओ देयरफॉर लेमडा वुड बी इक्वल टू क्या लिखा सकता है, सी बाई न्यू। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.368 इंटू 10⁻6। अब देखो इस 6 को ऊपर में ले जाओगे तो -6, तो 10⁻ कितना बचेगा 2। 10⁻2 का मतलब 100, तो 3 इंटू 100 करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 1.368। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 300 डिवाइडेड बाई 1.368। देखो ये वैल्यू कितना आ गया 219.298। इसको 219.3 भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया 219.3 मीटर। अब आप जरा बताओ तो ये किस वाले रीजन में आएगा। ये 219 है, तो अभी हमने क्या बताया 1 मीटर से लेकर के और कितने तक 1000 मीटर के बीच में अगर आएगा तो किस रेंज में आएगा, रेडियो वेव के रेंज में आएगा। इसका मतलब ये है कि ये वेवलेंथ किस रेंज में आएगा, रेडियो वेव में आएगा। रेडियो वेव रीजन, रेडियो वेव कहां से कहां तक जाता है 1 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक इसका रेंज होता है। तो ये चूंकि आ रहा है 219.3 मीटर, तो इस रेंज के बीच में है, इसलिए रेडियो वेव में आएगा। कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन के लिए आप नंबर लिख लो, आपके बुक का है, बाकी का सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है विजिबल स्पेक्ट्रम। हालांकि हम लोग को विजिबल स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है ये पार्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इसी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। लेकिन ये पार्ट समझ में आए इसलिए पहले हम लोग कंपेयर कर रहे हैं विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में, जो कि फिजिक्स का पार्ट है और फिजिक्स भी अंडर 10th क्लास तक का। वहां आप पढ़े होंगे कि विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में कि व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट, यहां से व्हाइट लाइट पार कराते हैं, इस जगह पर एक स्लिट है, इसका काम यह है कि बाकी के रेडिएशंस को रोक ले, एक पतला सा लाइन यहां से निकलने दे। जब इसे पास कराते हैं हम लोग प्रिज्म से, यहां से प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये 7 कलर में टूट जाता है। वी गेट बैंड ऑफ 7 कलर ऑन द स्क्रीन एंड दैट बैंड ऑफ 7 कलर इट इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। इसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है।
समझ लो, उसके बाद में फिर सब लिखवा देंगे। विजिबल स्पेक्ट्रम, इस विजिबल स्पेक्ट्रम में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। ये इतने सारे पार्ट होते हैं। इसमें खासियत यह है कि अगर इसे आप देखोगे तो एक कलर जैसे वायलेट यहां है, तो वायलेट के खत्म होने के पहले ही से इंडिगो स्टार्ट हो जाता है। इंडिगो के खत्म होने के पहले ही फिर जो है वो ब्लू स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इस तरह के स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहा जाता है। बिकॉज देयर इज नो गैप, कोई गैप नहीं है दो कलर के बीच में, इसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहा जाता है। दूसरा, जब इसका एनालिसिस किया गया तो इसके कंपोनेंट का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर के बीच में होता है। ये यहीं के बीच में होता है। इसी से मिलता जुलता एक एक्टिविटी में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाया गया। इस वाले पोर्शन में क्या किया गया, एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में हाइड्रोजन गैस लिया गया और यहां पर इसे हीट किया गया। इस जगह पर बैटरी से कनेक्टेड है इलेक्ट्रोड, यहां हाइड्रोजन गैस था, H2 गैस था, हाइड्रोजन गैस। जब इसे गर्म किए तब उस कंडीशन में यह भी रेडिएशन इमिट करना शुरू किया। यहां से इमिट कर रहा है रेडिएशन, ये इमिट कर रहा है, ये इमिट कर रहा है। इस जगह पर एक फाइन स्लिट डाल दिया गया जिससे एक पतला सा रे जो है यहां से निकल करके जाएगा और बाकी जो है वो इसी से रोक लिए गए। अब यहां से जो फाइन रे गया इसे भी हम प्रिज्म से पास कराते हैं और यहां पर देखा गया कि ये भी स्क्रीन पर बैंड ऑफ रेडिएशन का फॉर्मेशन कर रहा है यहां। अब चूंकि हाइड्रोजन के द्वारा इमिटेड रेडिएशन से बना था इसलिए इस स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा गया। इमिटेड रेडिएशन से बना था इसलिए इसे इमिशन स्पेक्ट्रम कहा गया। यह हाइड्रोजन एटम से बना था इसलिए इसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहा गया। पहले तो जो दिखेगा उसी के बारे में, तो ये जो दिखाई दे रहा था इस स्पेक्ट्रम के बारे में बाल्मर साहब ने बताया। बाल्मर, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अच्छा हाइड्रोजन को भी जब गर्म करते हैं तो जैसे विजिबल लाइट से स्पेक्ट्रम बन रहा है उसी तरह से हाइड्रोजन से भी स्पेक्ट्रम बन रहा है जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा गया। साइंटिस्ट थोड़ा और स्टडी किए इसके बारे में तो उनमें से कुछ लोगों को पता चला कि नहीं नहीं, विजिबल के अलावा कुछ एक रेडिएशंस इनका इंफ्रारेड में भी आ रहा है। कुछ और ऑब्जर्व किए तो पता चला कि नहीं, इसका कुछ अल्ट्रावायलेट में भी आ रहा है। और इस तरह से इसके नंबर ऑफ सीरीज का फॉर्मेशन हुआ नंबर ऑफ डिस्कवरर के अनुसार से, और उसी अनुसार से इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को इतने सीरीज में बांटा गया। लीमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पफंड। बाल्मर सबसे पहले पता किया क्योंकि ये विजिबल रीजन में आता है। लीमन ने पता किया था कि ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। पास्चन, ब्रैकेट और पफंड इन्होंने बताया कि ये किस रीजन में आता है, इंफ्रारेड में। यानी सिंपल सा बात ये कि जहां विजिबल लाइट को पार कराते हैं तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है वो सिर्फ विजिबल रीजन में होता है, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर का। जबकि हाइड्रोजन के द्वारा इमिटेड गैस, इमिटेड रेडिएशंस को पार कराते हैं तब उससे बनने वाला स्पेक्ट्रम विजिबल रीजन में भी है, अल्ट्रावायलेट रीजन में भी है और इंफ्रारेड रीजन में भी है। देखो डिफरेंस दोनों में समझ में आ रहा है। विजिबल स्पेक्ट्रम सिर्फ विजिबल रीजन में है जिसका वेवलेंथ 400 टू 750, जबकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अल्ट्रावायलेट में भी है यानी कि लेस देन 400 नैनोमीटर, इंफ्रारेड में भी है यानी मोर देन 750 नैनोमीटर। दूसरा, विजिबल स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था यानी एक कलर दूसरे को ओवरलैप कर रहा था। लेकिन यहां जब देखा गया तो एक के बीच और दूसरे कलर के बीच में, दूसरे रेडिएशंस के बीच में मार्जिनल गैप था। मार्जिनल करने का मतलब थोड़ा सा गैप, तो इसलिए इस स्पेक्ट्रम को डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। कंटिन्यूअस यानी कि जहां लगातार निकल रहा है और डिसकंटिन्यूअस जहां पे मार्जिनल गैप होता है। अब इतने सारी बातों को जो वो लिखवा देते हैं और फिर इसका मतलब समझाते हैं कि ये क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, इन सब के बारे में। तो लिखो विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में। विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम लिखिए। when a beam of white light when a beam of white light is passed through a prism
we get band of seven color, we get band of seven color on the screen, band of seven color on the screen, that band of seven color is called visible spectrum, visible spectrum. Paragraph change. Visible spectrum is continuous spectrum, and its wavelength ranging from 400 nanometer to 750 nanometer. अब ये रफ डायग्राम आप भी ड्रॉ कर लीजिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिखिए, इसके बारे में लिखवाते हैं. when the radiation emitted from hydrogen is passed through a prism, then we get band of several radiation on the screen, it is called atomic spectrum, or hydrogen spectrum or emission spectrum. Paragraph change. The atomic spectrum is discontinuous spectrum, and its wavelength ranging from ultraviolet to infrared region, वो जहां सिर्फ विजिबल में था, ये अल्ट्रावायलेट से लेकर के इंफ्रारेड तक होता है. पैराग्राफ चेंज. on the name of discoverer, hydrogen spectrum has various series, and it can be summarized as follows. अब ये टेबल नोट कर लो, उसके बाद बताते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे और इसका क्या मतलब निकलता है.
अब इस जगह पर लीमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पफन, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इतने सीरीज पाए जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। बोस एटॉमिक मॉडल वैसे पढ़े नहीं है लेकिन समझने के लिए जरूरी है। उनके अनुसार से एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ में सर्कुलर पाथ हैं जिन्हें सेल या ऑर्बिट कहा जाता है। ये सेल या ऑर्बिट हो गए। नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में होता है हाइड्रोजन का, लेकिन जैसे ही आप डिस्चार्ज ट्यूब में उसे गर्म करते हो तो अब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है। किसी भी ऑर्बिट में जा सकता है, 10th ऑर्बिट में, 8th ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट में। अब सीरीज कैसे बनता है? जो मान ली कि किसी ऑर्बिट में यहाँ ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये फिफ्थ है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से जंप करके अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट में आता है यहां पर, तब उस कंडीशन में वो रेडिएशन इमिट करेगा और इनके द्वारा जो रेडिएशन इमिट किया जाएगा उसको अगर हम लोग प्रिज्म से पास कराएंगे तो ये फॉर्मेशन कर लेता है लीमन सीरीज का, यानी कि इसका वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रीजन में चला जाएगा। वहीं अगर किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर सेकेंड ऑर्बिट में इंटर करता है तो इसके द्वारा जो इमिटेड रेडिएशंस है वो फॉर्मेशन कर लेगा बाल्मर सीरीज का। तो अब ये देखो सीरीज का मतलब क्या हुआ, कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तब वो लीमन बनाएगा। 3, 4, 5, 6 क्योंकि 2 में आना है तो 2 में कब आएगा? जब 2 से हायर में रहेगा तब। तो 3, 4, 5, 6 किसी भी ऑर्बिट से अगर जंप करके सेकंड में आएगा तब वो बाल्मर सीरीज का फॉर्मेशन करेगा और इनके द्वारा जो वेवलेंथ होगा इमिटेड रेडिएशंस का वो विजिबल रीजन में आएगा, यानी 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर के बीच। आप बताओ, एक इलेक्ट्रॉन 7th ऑर्बिट में, ठीक है, अब वो 7th ऑर्बिट से जंप करके सेकंड ऑर्बिट में आता है। 7th ऑर्बिट से कहां आ रहा है? सेकंड ऑर्बिट में। तो बताओ उसके द्वारा जो इमिटेड रेडिएशंस है वो किस सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करे? बाल्मर का फॉर्मेशन करेगा और वो किस रीजन में आएगा? विजिबल में आएगा। अगर कोई 7th ऑर्बिट से जंप करके 5th ऑर्बिट में आता है, इंफ्रारेड रीजन में आएगा और किस सीरीज का फॉर्मेशन करेगा? पफन सीरीज का। तो मतलब समझ में आया? 7 का मतलब क्या है? ये हायर ऑर्बिट हो गया जहां से इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में जंप कर रहा है। कहीं से भी अगर फर्स्ट ऑर्बिट में जंप किया तो लीमन का, कहीं से भी अगर सेकंड ऑर्बिट में जंप किया तो बाल्मर, थर्ड ऑर्बिट में पास्चन, ब्रैकेट और पफन, ये होता है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन यहां पर यह है कि किस तरीके से कौन सा सीरीज बनता है। यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके पहुंच रहा है, यहां पर अगर पहुंच रहा है तो लीमन, बाल्मर, फिर उसी अनुसार से देखो यहां से यहां लीमन, बाल्मर, फिर यहां क्या आ गया? पास्चन, और ऊपर में जाएगा तो ब्रैकेट, पफन। ये फर्स्ट ऑर्बिट में देख रहे हो, कहीं से भी आ रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड से आया, थर्ड से आया, फोर्थ से आया, कहीं से भी आया तो ये फॉर्मेशन करेगा लीमन का। किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है तो बाल्मर सीरीज का फॉर्मेशन करेगा। हायर ऑर्बिट से अगर थर्ड में आ रहा है तो पास्चन, ब्रैकेट और पफन। इससे स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मेशन होता है। यहां ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1-2 हम बता देते हैं, बाकी आप डायरेक्ट निकाल लोगे, फिर एक रेडीमेड फार्मूला बताएंगे, उसके अनुसार से भी कर सकते हैं। यहां करा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम जंप्स टू द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कहने का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट। कहां से जंप कर रहा है? 4th ऑर्बिट से। तो देखो हम लोग कैसे बना पाएंगे इसको, ये रखते हैं हम लोग 4th ऑर्बिट। तो आप ऐसे करो 2, 3, 4, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है। आपको इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कहां तक ये जा सकता है। जितना प्रोबेबिलिटी होगा उतना उसका स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा। एक ऑप्शन ये बनता है कि 4 से वो डायरेक्ट कहां पर चला जाए? फर्स्ट पर। दूसरा ये ऑप्शन बनता है कि 4 से चला जाए किस पे? सेकंड में। तीसरा क्या ऑप्शन बनता है? थर्ड में। 4 से इतने चांसेस बनते हैं। फिर हो सकता है कि 3 में पहुंचने के बाद में इसमें गया, या 3 से फिर कहां जाएगा? 2 में। तीसरा चांस बनता है कि ये 2 से कहां पर आए? 1 में। तो देखो तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन बने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
फिर उसी तरह से बी में अगर हमें निकालना है, किस ऑर्बिट से निकालना है? फिफ्थ ऑर्बिट से, फिफ्थ ऑर्बिट से। तो देखो यहां लाइन खींच रहे हैं, 1 2 3 4 5, नीचे से नंबर बैठाते हैं 1 2 3 4 5। तो पहला ऑप्शन बनता है कि 5 से कहां जाएगा? 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, और फिर 4 में। अब 4 से स्टार्ट करो, 1 में, 2 में, 3 में, और फिर थर्ड से स्टार्ट करो, 1 में, 2 में, और फिर 2 से 1 में। देखो तो यहाँ कितना बना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसमें कितना बन गया? 10। अब उसी तरह से सिक्स्थ का बनाया जा सकता है। सिक्स्थ के केस में यहां देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो एक 6 से चला जाएगा सीधे 1 में, फिर हो सकता है कि 2 में गया, 3 में, 4 में, और 5 में। फिर 5 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4। अब 4 से स्टार्ट करेंगे, 1 2, यहां 3 में। अब फिर यहां से 1 2 में, अब फिर यहां से 2 से 1 में। देखो तो कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये 1 15। कितना बन गया? 50। ठीक है, किस ऑर्बिट से किस में जाना है? ये ग्राउंड स्टेट दिया हुआ था इसलिए हम लोग फर्स्ट ले गए। मे भी ये कह सकता था कि सेकेंड ऑर्बिट में जाना है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट नहीं बनाते, कहां तक बनाते? सेकेंड तक, और उसमें देखते हैं कि सेकेंड तक में कितना है ऑप्शन। इसी का एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इट इज इक्वल टू होता है n2 माइनस n1, यानी कि कहां फाइनली पहुंचाना है, इनटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये वाला जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में पहुंचाना है? फोर्थ ऑर्बिट से। किस ऑर्बिट में पहुंचाना है? ग्राउंड स्टेट, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट। तो n1 का वैल्यू हो गया 1 और n2 का वैल्यू हो गया 4। तब इसका नंबर निकालेंगे तो फॉर्मूला 2-3 बार लिख लोगे तो याद हो जाएगा, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। देखो तो 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 माइनस 1 कितना हुआ? 3, और इधर 4, तो 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 12 बाई 2, वैल्यू कितना हो गया? 6 आया था। 6 बन जाएगा उस तरीके से ना। तो जो करना है, अगर फार्मूला याद नहीं आ रहा है तो ये कंसेप्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और फार्मूला याद है तो आप उससे भी निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना बनेगा उसके अनुसार से, यानी कि ये चांसेस बताता है। फिफ्थ ऑर्बिट में है तो में भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि फिफ्थ ऑर्बिट से डायरेक्ट फर्स्ट में चला जाए, या हो सकता है कि फिफ्थ से पहले फोर्थ में गया, फिर 3 में गया, फिर 2 में गया, फिर 1 में गया। तो जितनी बार में अलग अलग में जंप करेगा उतना अलग अलग वेवलेंथ का फॉर्मेशन करेगा, उतना वो स्पेक्ट्रल लाइन बनाएगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछें, मैं हर एक सवाल का सही जवाब दूंगा और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।